सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी शुरू करेंगे। हमारे बीच नाथूलाल जी भी जुड़ चुके हैं कार्य से, ज्योतिषाचार्य जी। हाँ, शिव प्रकाश जी जोशी जो बाबा धाम के हैं वो भी जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी व्यास जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, जो शास्त्री जी ने अभी भी यज्ञ कराया कोरोना काल के लिए, महामारी के लिए निःशुल्क, वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। और उदयलाल जी ईनानी कारू से नाथूलाल जी के पुत्र जुड़ चुके हैं। और श्री एस्ट्रोलॉजर महेश जी व्यास वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जो जुड़ चुके हैं वो म्यूट कर ले। मैं हमारे बीच में मांडल के रविशंकर जी भी जुड़ चुके हैं। और विकास वशिष्ठ जी सगर सेवा संस्थान से जुड़ चुके हैं। ये कह रहा हूँ और श्रवण पारिक जी और निशाब ज्योतिषाचार्य जी जुड़ चुके हैं। गंगापुर से किशन जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। और हिमांशु जी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। श्री भृगु ऋषि ज्योतिष संस्थान से जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। और आशुतोष दादी सनवाड़ से जुड़ चुके हैं। विनय जी पंडित जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। जिनको भी लिंक में कोई आपत्ति आ रही है, आपके मित्रों को मैंने एस्ट्रो वेबिनार में जो नया लिंक भेजा है उससे जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में रोहित जी शास्त्री भिलवाड़ा से जुड़ चुके हैं, जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है अभी। जो जुड़ चुके हैं वो म्यूट कर ले। मैं कितने बजे तक है ये वेबिनार? नया लिंक उसमें एरर, पहले वाले में एरर आ गया है और मैंने नया लिंक भेज दिया ग्रुप में। सब कुछ आप लोगों को नया लग रहा होगा, सभी कुछ आपको नया महसूस हो रहा होगा। ये नई तकनीक है और तकनीक के माध्यम से आप हम सभी इस ज्योतिष राशि की परिचर्चा में चर्चा करके दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। आवाज जो लोग जुड़ चुके हैं क्लियर आ रही है आवाज? बिल्कुल सर। थोड़ा संकेत करें, थोड़ी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? आ रही है। आ रही है? आ रही है गुरुदेव। सबको जय माता दी। आ रही है। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, पंडित धर्मेश जी बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है गुरुदेव। अच्छी बात है। आ रही है। आप हमारे सभी विद्वान लोग हैं और आपने विप्र वर्ग में जन्म लिया, इसलिए विप्र वर्ग में जन्म लेने के कारण आप सभी को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काफी लंबे समय से जो हमारा इंतजार था कि हम गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे के सामने बैठकर कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे, आज वो दिन साकार होने की स्थिति में हो रहा है। आज की इस
राष्ट्रीय ज्योतिष परिचर्चा का हम शुभारंभ करते हैं। मैं पंडित अशोक व्यास, मेरे साथ इस संपूर्ण गूगल मीट के आयोजन करता माँ ललितांबिका ज्योतिष कार्यालय के शिखर आचार्य योगेश शास्त्री जी बुनास हमारे बीच में हैं और इनके प्रखर सहयोगी जिन्होंने आप सभी को इस गूगल मीट से जोड़ने का एक श्रेष्ठ उपक्रम किया है और बहुत ही सहज और सुलभ पंडित कपिल भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। अभी हम जहाँ से बोल रहे हैं ये बाबा धाम क्षेत्र है और इस क्षेत्र का बहुत ही व्यापक नाम है भीलवाड़ा में। बाबा धाम में माँ जगदम्बा का मंदिर है और यहाँ पर कई प्रकार की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं। ऋणमुक्तेश्वर है, महादेव जी हैं और अकूट कामना को पूर्ण करने वाला एक सिद्ध स्थल है। फिलहाल आइए हम एक गणपति जी का श्लोक और भगवती का श्लोक गान करके आज की इस मीट का शुभारंभ करना चाहेंगे। ओम गजाननं गणाधिसेवितां कपेतजम्बो फलचारुभक्षणाम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सिन्धुरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरां स्मितमुखे मापिनावक्षोरुहा पाणिभ्यां पूर्णरत्नचषकां रक्तोत्पलां बिभ्रतीं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गां चक्रगदेषु चापपरिखां शूलम्बुसोण्डिं शिरां शङ्खां सन्धदतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौस्वपिते अलोकमलजो हन्तुं मधुं कैटभां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार आप सभी विप्रजनों के सानिध्य में बैठकर इस राष्ट्रीय ज्योतिष परिचर्चा का शुभारंभ करना चाहेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी में आप सभी लोग विप्र वर्ग में आप लोगों ने जन्म लिया। एक बार पुनः मैं योगेंद्र शास्त्री जी के साथ पंडित अशोक व्यास और कपिल भारद्वाज जी के साथ मेरे सामने बैठे पंडित धर्मेश जी के साथ आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज इस राष्ट्रीय ज्योतिष परिचर्चा में जो हमसे लोग जुड़ेंगे उसमें हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे भीलवाड़ा जिले के ख्यातनाम जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपना नाम ज्योतिष के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया है, ऐसे प्रभु संहिता के जानकार जिन्होंने हजारों लोगों का भविष्य तय किया है, चाहे वो राजनीतिक भविष्य हो, चाहे सामाजिक भविष्य हो या किसी भी प्रकार का कोई भविष्य हो। पंडित नाथूलाल जी साहब शर्मा हमारे से जुड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात है सुसेन शर्मन जी जो कि ज्योतिष वास्तु मंत्रियों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ज्योतिष संस्था संघ दिल्ली, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। उनका भी हम माँ ललितांबिका ज्योतिष कार्यालय के इस कार्यालय में भाव भरा प्यार भरा स्वागत सम्मान और अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो युवा उत्साही ज्योतिषी जुड़े हुए हैं, आपने सभी लोगों ने सुना होगा काल सर्प विधि जो कि संपूर्ण राजस्थान में बल्कि भारत भर में जिन्होंने प्रसिद्ध किया था, वे आज हमारे बीच में नहीं। विद्वान भोजराज द्विवेदी जी जो कि जोधपुर विरासत थे, वो दिवंगत हो चुके हैं, परमात्मा के धाम में उनका निवास है, लेकिन उनके उत्साही सपुत्र श्री रमेश भोजराज द्विवेदी जो कि विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद एवं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया, इसके विजेता रहे हैं जोधपुर से, वो भी हमारे इस मीट से जुड़ चुके हैं। उनका भी हम
हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश ओझा जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत सम्मान और अभिनंदन करते हैं। आपका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, आपको भी हम प्रणाम अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में हमारे भीलवाड़ा के नगर व्यास जी, जो कि बहुत अच्छे कथावाचक हैं और ज्योतिष और विषय वास्तु कर्मकांड के बड़े ज्योतिष मर्मज्ञ हैं, पंडित राजेंद्र व्यास जी, जो कि नगर व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे भी हमसे जुड़ चुके हैं। उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में इस क्षेत्र में जहाँ पर हम सभी बैठे हैं, बाबा धाम के नाम से ख्यात नाम, ये बाबा धाम का परम पवित्र जगदम्बा का मंदिर है। यहाँ पर कई मूर्तियाँ हैं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है। और अभी हमसे जुड़े हुए हैं बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी, उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे इसी क्षेत्र के जो कर्मकांड के साथ साथ जनप्रतिनिधि बनकर तेजी से उभरे हैं पंडित ओम साई राम, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज की इस परिचर्चा में कुंडली के द्वादश भाव में प्रमुख रूप से जो हमने चयन किया है दसम भाव, जो कि कर्मेश का परिचायक है और कर्मेश किसी भी व्यक्ति के जीवन का निर्धारण करता है। आज जिन जिन लोगों को आप हम सभी सुनेंगे, ये जो विद्वान जो तो मुख्य रूप से हमारे अतिथि हैं, इनका मार्गदर्शन तो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन जो परिचर्चा में जिन जिन विद्वानों के माध्यम से इस दसम भाव के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, प्रथम से लेकर द्वादश भाव में दसम किस रूप में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है, और अगर इस दसम भाव में सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, मंगल आता है, बुध आता है, गुरु आता है, शुक्र आता है, शनि आता है, राहु अथवा केतु आता है, ऐसी परिस्थिति में कौन सा ग्रह किस रूप में हमारा मार्गदर्शा बनता है, किस प्रकार से हमारे जीवन की रूपरेखा को तय करता है, इस परिचर्चा को हमने हमारे आचार्य योगेश शास्त्री जी, जो कि माँ ललितांबिका ज्योतिष कार्यालय और अनुसंधान के शिखर सर्वे सर्वा है, इन्होंने पूरे राजस्थान के अतिरिक्त 17 राज्यों के लोगों से जुड़कर, विद्वानों से जुड़कर आज की इस मीट का आयोजन किया है। लगभग 17 राज्यों में हमारे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में अभी तुरंत पधारे पंडित राजेश राजपुरोहित, जो कि कला शास्त्री जी हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और इनके साथ में हमारे बापूनगर क्षेत्र में रहने वाले पंडित कमलेश शास्त्री जी, ये दुर्गा पाठी हमारे बीच में है, इनका भी अभिनंदन और स्वागत। आज जिन जिन वक्ताओं को इस दसम भाव पर चर्चा करनी है, मैं उनके नाम आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से इस आज के विषय को चुनने में हमारा सचेष्ट मार्गदर्शन किया है। आचार्य जितेंद्र जी दुबे, जो कि सहायक आचार्य है, ज्योतिषी भी हैं, श्रीमती लाड देवी शर्मा, पंचोली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भीलवाड़ा। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा और इनके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित किशन जी, जो कि गंगापुर क्षेत्र के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं, और पंडित हरि प्रसाद जी उपाध्याय, आप भी गंगापुर रहते हैं। पंडित रोहित शर्मा जी, जो कि स्वर्ण पदक विजेता, हाल ही में ये भीलवाड़ा रहते हैं, इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर वय राखी, जो कि टेरो कार्ड की प्रखर जानकार है, वे हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आइए आप हम सभी इस दसम भाव में चर्चा करने के पहले मैं चाहूँगा, जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन को कड़ी से कड़ी जोड़ने में आपका हमारा संपूर्ण सहयोग लिया है, ऐसे मूर्धन्य विद्वान मैं ललितांबिका ज्योतिष कार्यालय के पंडित योगेश शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा 2 मिनट में जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उन सभी का अपनी ओर से, अपने कार्यालय की ओर से, पूरी टीम की ओर से स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। पंडित योगेश शास्त्री जी। सभी हमारे बीच में पधारे हमारे मेहमान डॉक्टर राजेश जी ओझा, शुभेश जी शर्मन साहब जो दिल्ली से हैं, और डॉक्टर वाई राखी जी, और हमारे दिल्ली से एक और मेहमान जुड़े हैं जो डॉक्टर बांका जी, और भोजराज जी द्विवेदी के लड़के रमेश जी द्विवेदी, और ओम साई राम, और हमारे नगर व्यास राजेंद्र जी व्यास, और विनीत जी अग्रवाल साहब इत्यादि सभी जो भी काम और कार्य से दुखी हैं। कार्य से दुखी हम क्या काम धंधा करें, कैसे करें, तो हमारे जो मुख्य ज्योतिषी हैं वो इस पर अपना अपना मंतव्य रखेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो इसी की कड़ी में हम आगे इस विषय को चर्चा करेंगे।
सभी से निवेदन है अपने म्यूट कर दें मोबाइल ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। आशुतोष जी, किशन जी, महावीर जी। स्वागत सम्मान की श्रृंखला को हम फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। सबसे पहले वैसे बिरले महापुरुष के माध्यम से दशम भाव के बारे में चर्चा करने के लिए उनसे निवेदन करूंगा। आचार्य जितेंद्र जी दुबे, आचार्य जितेंद्र जी दुबे सहायक आचार्य और अच्छे ज्योतिषी हैं आप। श्रीमती लाडदेवी शर्मा पंचुली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप दशम भाव को आधार बनाकर इस कोरोना काल में जो लोग अपने आप को उपेक्षित और पीड़ित समझने लग गए हैं, चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम धंधा करने वाला हो, उनका सचेत मार्गदर्शन हो सके, ऐसा हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान जितेंद्र दुबे साहब, हमारी आवाज आ रही? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी अपना संकेत करें, हमारी आवाज आ रही है? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, चलो वो थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा कोई तकनीकी व्यवधान है। तब तक मैं हमारे अच्छे सहयोगी जो कि गंगापुर रहने वाले किशन जी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं किशन जी से आग्रह करूंगा। किशन जी गंगापुर, किशन जी गंगापुर, आवाज आ रही किशन जी? हमारी नहीं है किशन जी, आवाज आ रही किशन जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। दशम भाव पर जो चर्चा का विषय अभी हमने आपके सम्मुख रखा है, आप जान रहे हैं पिछले मार्च से ही कोरोना काल की स्थिति चल रही है और कई लोग बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, आप हमारे वर्ग के भी कई लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को किन किन व्यवस्थाओं के माध्यम से गुजरना चाहिए कि वे अपने काम धंधे को वापस सुचारू कर सकें। श्रीमान किशन जी, व्यापार क्षेत्र के लिए दशम भाव सबसे अहम भाव माना जाता है। अर्थात तो उनको अपने ग्रह के अनुकूल। आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, और एक बार जितने भी सबके माइक्स जो अनम्यूट है प्लीज आप सभी उन्हें म्यूट कीजिए और एक बार हमें थोड़ा अच्छे से सुनने दीजिए उनको। सभी अपने माइक म्यूट कीजिए प्लीज। बोल चुके हैं, अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। ग्रुप में लिंक भेज दिया है, लास्ट सबसे लास्ट वाला लिंक। हाँ, आप किशन जी? हाँ जी, हाँ बोलिए। सभी ने म्यूट कर दिया है, अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए आप। ओके किशन जी, यू स्टार्ट। हाँ। सर्वप्रथम मैं सभी बुजुर्गजनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव कर्म क्षेत्र, कर्म भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य ग्रह विद्यमान है, किसी भी स्थिति में मित्र राशि में है तो सूर्य अपना पूर्ण फल देगा। गेहूं, सोना, प्रशासनिक कार्य और ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक कार्यों, अधिकार के कार्यों में आगे अग्रसर होना चाहिए। विशेष तौर से जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, जो वही अवस्था में है उनको मैनेजमेंट करना चाहिए। सूर्य का फल 10वें भाव का, 10वें भाव में दशम स्थान में कर्म भाव में यदि चंद्रमा विद्यमान है और अपनी उच्च राशि में विद्यमान है तो चंद्रमा से संबंधित, साथ ही साथ शुक्र से संबंधित कार्य, वस्त्र, कपड़ा, व्यवसाय, मोती, माणिक्य, जल, दुग्ध एवं परराष्ट्र संबंध, इसके संबंधित व्यापार व्यवसाय करना चाहिए। यदि आप अपनी उम्र से, अपनी आयु से 50 वर्ष ऊपर हैं तो आपको मैनेजमेंट का कार्य करना चाहिए। यही चंद्रमा के श्रेष्ठ कार्य होंगे। यदि दशम भाव में मंगल विद्यमान है तो सेना, इलेक्ट्रॉनिक एवं अधिकार के पद और
खेल कूद, पीटीआई इस प्रकार के कार्य में सफलता देगा। साथ ही साथ राजनीति में दशम भाव में मंगल बहुत ही कारक होता है। यदि मकर राशि का मंगल बैठा हो तो जीवन में उनको, जातक को अधिकार पूर्ण पद राजनीति में मिलता है। इसके साथ ही साथ केवल दशम भाव की ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भी अन्य ग्रहों की क्या दृष्टि है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि मकर राशि का मंगल 10वें घर में बैठा हो और 4थे घर में शुक्र बैठा हो, एक दूसरे को देखते हुए उनका पारिवारिक जीवन खत्म हो जाता है और उनका व्यापार व्यवसाय में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। अगर वो राजनीति में तो उसको लांछन लग जाता है, अगर वो प्रशासनिक कार्य में तो उनको बदनामी हो जाती है और उसको कांड या किसी भी कार्य से वो पकड़े जाते हैं। दशम भाव में बुध, दशम भाव में बुध, यदि दशम भाव में बुध विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को बुध के संबंधित कार्य, साथ ही साथ अपनी कन्याओं के लिए या अपनी कन्या, अपनी संतान के लिए नाम से व्यापार करना चाहिए। हाँ, तो मैंने नेम को एक अलग से लिंक कोड भेज दिया था, वो पहले वाले लिंक में क्या एरर आ रहा था, कलाओं में अलग से लिंक भेज दिया, उस लिंक से क्लिक करके जुड़ जाइए। मैडम का नंबर है 5 बोलने का। दशम भवन में बुध अच्छी स्थिति में हो और शुभ ग्रहों से ग्रसित हो, अच्छे भविष्यवक्ता या वक्ता या कवि, उनका मैसेज भी आया था, मैंने इसलिए फोन किया। उसके अचानक ही लोग आ सफलता। दशम भाव में बृहस्पति, दशम भाव में बृहस्पति, दशम भाव में बृहस्पति जी महाराज विराजमान है और यदि वो मकर राशि में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ कम करके आध्यात्म और योग की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। तो उसका व्यापार व्यवसाय बृहस्पति के अनुकूल होकर किसी भी कार्य क्षेत्र में पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको वो करेगा। दशम में यदि बृहस्पति बैठा है और यदि वो पूजा पाठ ज्योतिषी संबंधित कार्य नहीं कर रहा है तो उसको पंचम भाव 5वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित कार्य में ही उनको सफलता मिलेगी। जो बृहस्पति के जो कार्य हैं सर, उनमें सबसे उच्चतम में उच्चतम स्वर्ण, ज्वेलर्स का काम, हल्दी का काम, लेन देन का काम, पंडिताई का काम, पुजारी का काम, सेवक का काम, मैनेजमेंट का काम और कई प्रकार के संस्थानों में संस्था अध्यक्ष इस प्रकार के कार्य करने चाहिए और उनको सामाजिक कार्य में ज्यादा कार्य करने चाहिए, उनको सफलता मिलती है। दशम भाव में शुक्र, दशम भाव में यदि शुक्र विराजमान है और यदि जातक सुंदर है तो उनको फिल्मी दुनिया में जाना चाहिए, फैशन के संबंधित कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ दशम भाव में शुक्र और 4थे घर में मंगल बैठा हुआ है तो ये योग भी उस जातक को कई कलाओं में निपुण करते हुए भी उसको सफलता नहीं देंगे। 35 वर्ष की आयु के बाद ही सफलता पूर्ण देंगे। जितने भी कार्य हैं उनमें श्रेष्ठ कार्य है गौशाला, धन, घी, वस्तुओं से प्राप्त वस्तुएं एवं स्त्रियों के संबंधित कला, चित्रकारी, इनके कार्य में उनको सफलता प्राप्त। दशम भाव में शनि, दशम भाव में शनि अगर अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जाता है मजिस्ट्रेट, वकील, जज, ताकतवर प्रशासनिक अधिकारी। और शनि यदि अनुकूल नहीं है, शनि के ऊपर अनुकूल ग्रहों की दृष्टि नहीं है, 7वें घर में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उनको शनि के निम्न कार्य तेल, लोहा, इस प्रकार के यातायात, टेम्पो,
ड्राइविंग, इस प्रकार के कार्यों में उनको सफलता मिलती है। परंतु शनि ग्रह 10वें घर में बैठकर स्वयं जज बन जाता है। वो व्यक्ति को कई प्रकार के संघर्ष के बाद 36 वर्ष की आयु के बाद उनको सफलता देता है। 36 वर्ष तक संघर्षपूर्ण समय रहता है। यदि शनि 10वें भाव में श्रेष्ठ स्थिति में नहीं हो, 7वें घर में पाप ग्रह हो, 4थे घर में पाप ग्रह हो, केंद्र में पाप ग्रह विराजमान हो, तो शनि 10वें में फलित नहीं होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शनि उच्च ग्रहों में हो, उच्च स्थान में बैठा हो, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो, तो शनि बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। गरीब परिवार में जन्मा हुआ जातक भी कई प्रकार से नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाता है और उसकी मृत्यु के बाद भी कहीं वर्षों तक लोग उसे याद करते हैं। वैसे जिनका शनि ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो, उनको मैकेनिकल कार्य, ऑटो पार्ट्स के कार्य और फैक्ट्रियों के अंदर कई प्रकार के छोटे बड़े कार्य के काम करते हुए देखे जाते हैं। केवल 10वें भाव में शनि ज़्यादा कारक है। यदि 10वें भाव में और भी कोई ग्रह बैठा हुआ है तो कुंडली में कहीं भी शनि बैठा हुआ हो, उससे उनकी गणना करके उसकी दृष्टि देखकर ही कार्य का निष्पादन करना चाहिए और उसको उसके संबंधित कार्य करना चाहिए। 10वें भाव में राहु जी, राहु 10वें भाव में जातक को कहीं समय तक किसी भी बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी करवाता है अगर अच्छी स्थिति में हो। तो राहु जीवन में 22 वर्ष के बाद ही उत्तरोत्तर पूर्णतया सफलता देता है और सफलता में 36 या 37 वर्ष की आयु तक उस सफलता को समाप्त भी कर देता है। यदि 10वें भाव में राहु अच्छा नहीं बैठा है, साथ ही साथ 10वें भाव में राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है और अगर सिंह राशि है, तो ऐसा व्यक्ति कई प्रकार से बदनाम होते हुए भी नामचीन होता है। बदनाम होते हुए भी नामचीन होता है। राहु के कार्य, वैसे अमूमन राहु के कार्यों में राहु अपने आप में 10वें भाव में बैठ के व्यक्ति को स्थिर नहीं करता है। कई प्रकार के कार्य वो करता है तो उनका आजीविका चलती है और अधिक इनकम होती है। मेरी भी पर्सनल, मेरी स्वयं की ये राय होती है कि जिस जातक के भाव 10वें भाव में राहु है और अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मैं उनको ये राय दूंगा कि आप सट्टा लॉटरी को छोड़कर छोटे बड़े 4-4, 5-5 कार्य करिए और थोड़ा थोड़ा सभी से कमाइए, आपका जीवन सफलमय हो जाएगा। 10वें भाव में केतु, 10वें भाव में केतु अचानक गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति नामचीन बनता है और कई प्रकार के कार्यों में महारत हासिल करता है और बहुत ही बारीकी से लोगों के ऊपर छा जाता है, कई प्रकार के लोगों के ऊपर छा जाता है। ऐसे व्यक्ति का कारक केतु 10वें भाव में केतु होता है। केतु के संबंधित लड़ाई झगड़ा, फाइनेंस का काम, गाड़ियों का काम, वाहन का काम, कमीशन का काम, एजेंट का काम, कई लोगों का संचालन करना, सेना में भी केतु, सेना के क्षेत्र में भी केतु बहुत कारक होता है। कई प्रकार के गोला बारूद, इस प्रकार के कार्यों में भी केतु 10वें भाव में कारक होते हैं। केवल 10वें भाव में सभी ग्रहों का साधारण फल इस प्रकार है। अन्य भावों में दशमेश 10वें में हो तो उनको श्रेष्ठ फल मिलेगा। दशमेश धन भवन में हो तो बाधा होकर फल मिलेगा। दशमेश पंचम भाव में विद्यमान हो तो वो जो व्यापार व्यवसाय करेगा, उनकी संतानें भी उसमें सहयोग करते हुए व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। हरिओम। धन्यवाद, धन्यवाद किशन जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया है 10वें भाव का। अब आप निरंतर देख रहे हैं हमारे बीच में पंडित साहब, जो कि जिन्होंने इस भीलवाड़ा को ज्योतिष में पराक्रम के रूप में स्थापित किया है, कारोई ग्राम से पंडित साहब नाथूलाल जी साहब हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं
उनकी कृपा है कि आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। उनके श्री चरणों में हम सभी प्रणाम अर्पित करते हैं। धन्यवाद किशन जी, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। आइए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्रीमती लाड देवी शर्मा, पंचोली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भीलवाड़ा के सहायक आचार्य, जिनका क्षेत्र ज्योतिष का है, आचार्य जितेंद्र दुबे जी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी समय सीमा आपके निमित्त निवेदन करना चाहूँगा। 7-8 मिनट में आप अपनी चर्चा को पूरा करेंगे। 2-3 विद्वान और हैं, फिर जो बड़े बड़े हमारे अतिथि हैं उनका भी मार्गदर्शन में मिलेगा और कुछ प्रश्नोत्तरी, आप लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा के भाव भी आएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर, उनका समाधान करने का भी हमारे बड़े मनीषी पूरा करने का प्रयास करें। फिलहाल मैं निवेदन कर रहा हूँ आचार्य जितेंद्र दुबे जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। सर्वं विदितं मे वैतद् भारतीयानां विपश्चितां यदि जगज्जननी मतां स्वतः श्रेवो मार्गप्रदर्शको वेदेव। तत्र तु अत्र महती आनन्दस्य विषयं यत् मां ललिताम्बिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र भीलवाड़ायां तत्वाधाने राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजिता अस्ति अद्य दिवसे। अत्र आनन्दीभूय सर्वेषामपि ज्योतिर्वेदानां पौनः थोड़ा पावनेन दुबे अहं साहब, प्रणमामि पुनः पुनः। दुबे साहब थोड़ी आवाज, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी थोड़ा सा नजदीक करके आवाज करिए। कुछ हमारी कंप्लेंट आवाज जा रही है क्या? हाँ, कुछ कंप्लेंट आ रही है, थोड़ा सा नजदीक करके करिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बताइए बताइए। हमारी आवाज, हाँ अब आ रही है। हमारी आवाज जा रही है हाँ क्या? अब क्लियर है, अच्छा है। चलिए, अब आवाज साफ आ गई। देखिए, मैं हिंदी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि संस्कृत में साफ आवाज नहीं जा रही है। तो मां ललिताम्बिका ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र भीलवाड़ा के तत्वाधान में समायोजित राष्ट्रीय ज्योतिष परिचर्चा बहुत ही आनंद का विषय है और इस परिचर्चा को जो निर्धारित किए हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा मैं कर रहा हूं कि इस जिले में कम से कम ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने अच्छे आयोजन का जो है यहाँ पर चर्चा का विषय रखे। इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और पुनः मैं प्रणाम करता हूँ कि ताकि ऐसा आयोजन हमेशा होता रहे। और इसी प्रकार ज्योतिष का ज्ञान, कहा कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, ऐसा शास्त्र में व्याख्या की गई है। तो इस विषय की चर्चा तो हमेशा होती ही रहनी चाहिए, लेकिन इस माध्यम से जो चर्चा हो रही है यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आगे मैं विषय में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो विषय निर्धारित आपके वहां किया गया है उसमें मूल रूप से विचार है दशम भाव का विचार। तो मैं इस पर बताना चाहता हूं कि सामान्य जनमानस को ज्योतिष का लाभ कैसे मिल सके, इस विषय पर मैं दशम भाव के विषयों को कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि सब लोग समझे, क्योंकि वेबिनार में बड़े से बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं और सामान्य ज्ञान वाले भी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जानकारी सबको होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फलादेश का जो पॉइंट है वह 3 ही चीज पर आधारित है, भाव, भावेश और कारक। ठीक है, तो भाव कितने होते हैं? तो 12 भाव होते हैं और उसके भावेश कितने होते हैं? तो उन भावों के जो स्वामी ग्रह है वही उनको भावेश कहे जाते हैं। और कारक हो गए सूर्यो गुरु कुजः सोमो गुरु भौमो भृगो शनि सूर्य चंद्र सुतो जीवो मंदश्च भाव कारका। ये भाव, भावेश और कारक, इसी पर संपूर्ण फलादेश टिका हुआ है। और दूसरा जो है भाव, भावेश, कारक के साथ दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ठीक है, यही मूल फलादेश के विषय है।
अब यहाँ पर केवल दशम भाव का विचार है, दशमेश का विचार है, इसलिए मैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्मे से लग्न गे जातो विद्वान ख्यातो धनी कवि, बाल्ये रोगी सुखी पश्चात धन वृद्धि दिने दिने, राज्य से धन भावस्थे धनवान गुण संयुत, राज्य मान्यो बदान्यश्च पित्रादि सुख संयुत, कर्मे से सहजे जातो प्राप्तिभित्य सुखान्वित, विक्रमी गुण संपन्न वाग्मी सत्य रतो नरः, कर्मे से सुख भावस्थे सुखी मातृहिते रतः, यान भूमि गृहाधीशो गुणवान धनवानपि, कर्मे से सुत भावस्थे सर्व विद्या समन्वितः, सर्वदा हंस संयुक्तो धनवान पुत्रान्नपि, कर्मे से रिपुभावस्थे पितृसौख्य विवर्जिता, चतुरोपि धनैर्हीन शत्रुभिः परिपीडितः, राज्य से दार भावस्थे जातो दार सुखान्वितः, मनस्वी गुणवान वाग्मी सत्य धर्मरतः सदा, कर्मे से रंध्र भावस्थे कर्महीनो भवे नरः, दीर्घायुरप्यरसौ जातः परम निंदायणः, राज्य से भाग्य भेजातो राजा राजकुलोद्भवः, राज्य से भाग्य भेजातो राजा राज्य कुलोद्भव, तत्समोन्य कुलोत्पन्नो धन पुत्रादि संयुतः, कर्मे से राज्य भावस्थे सर्वकर्म पटु सुखी, विक्रमी सत्यवक्ता च गुरु भक्ति नरोतः, राज्य से लाभ भावस्थे जातो धन सुतान्वितः, हर्षवान गुणवाश्चापि सत्यवक्ता सदा सुखी, राज्य से बेभावस्थे तस्य राजगृहे व्ययः, शत्रुतोपि भयं नित्यं चतुरश्चापि चिन्ततः। शास्त्र मध्ये एतादृशी दशम भावस्य दशमेशस्य व्याख्या अस्ति, परंतु अब मैं इस चीज को जातक पारिजात और बृहद पराशर होरा शास्त्र दोनों को मिला करके थोड़ा सा दशम भाव के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को जो है सर्वाधिक महत्व और स्थान दिया गया है, क्योंकि जीवन का आधार जो है वो कर्म होता है, और कर्म से ही जो है कर्म का हेतु क्या है तो दशम भाव है, जो भी कर्म का हेतु है वह दशम भाव है। तो इसलिए इसका सूक्ष्म विवेचन अति आवश्यक है, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वही ये कर्म भाव है। इससे विचारणीय विषय क्या है, विचारणीय बिंदु क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पद की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति, जीवन का निर्वाह, जीवन किस तरह से निर्वहन होगा, किस कर्म से, आदर, श्रद्धा, और क्या है उच्चता, महत्ता और दिव्यता, इन सभी विषयों का विचार, ज्ञान, पिता का ज्ञान, पिता के द्वारा फल की प्राप्ति, पिता मानेंगे या माता मानेंगी, पिता के द्वारा हमको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, जीवन का प्रकार, जीवन में कितने कैसे होगा, वस्त्राभूषण, व्यापार की प्राप्ति, कृषि की प्राप्ति, कर्म की स्थिति, यश, और विज्ञान के क्षेत्रों में वह व्यक्ति कैसा क्या करेगा, चमत्कार करेगा, उसके बारे में कुछ जानेगा कि नहीं जानेगा, इन सब सभी विषयों का विचार हम दशम भाव से ही करते हैं। ठीक है। अब चूंकि मानव का आधार और उनकी प्रतिष्ठा तथा उनके पद जीवन की पद्धति जो आधारित होती है
वह कर्म पे ही आधारित होती है। इसलिए दशम भाव से फलादेश करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दशम भाव के स्वामी को सबसे पहले देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि कोई भी फलादेश के 3 पॉइंट को विशेष ध्यान जरूरी है देना, भाव, भावेश और कारक। ठीक है, तो ग्रहों की जो बताई गई है ग्रहों के बारे में, तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह, ठीक है, उच्च नीच मूल त्रिकोण वर्गोत्तम नवमांश, ठीक है, इन स्थितियों में जो भी ग्रह रहता है वह शुभ फलों को प्रदान करता है। इसके अलावा अस्तगत ग्रह, नीच ग्रह, शत्रु गृही ग्रह, इन सब स्थितियों में जो ग्रह होता है वह अच्छे फलों को नहीं प्रदान करता है। युद्ध में हरा हुआ ग्रह, युद्ध की स्थिति में जो ग्रह होता है। तो अब यहाँ पर दशम भाव का स्वामी, दशम भाव में ग्रहों की स्थिति का विचार, उसके साथ जो है दशमेश के राशि में बैठने की स्थिति, किस राशि में बैठे हैं, दशमेश पर ग्रहों की दृष्टि है वह कैसी है, और दशमेश का अन्य ग्रहों के साथ संबंध कैसा है। दूसरी बात भाव दशा, ठीक है, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि, ये सब मैं पूर्व में ही कहा था। अब इसमें चूंकि समय भी हमको कुल 8 ही मिनट मिला है, तो इसलिए हमको थोड़े ही समय में सारे बातों को रखना है, थोड़े ही समय में सभी बातों को रखना तो मुश्किल है, लेकिन मैं इसको और संक्षेप में करके और बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्तमान परिवेश में सबसे ज्यादा लोग जीविका को लेकर के, व्यापार को लेकर के सबसे ज्यादा पूछते हैं कि भाई व्यापार मेरा कैसे होगा, क्या होगा। तो इसमें लग्न से दशम स्थान का स्वामी अगर यदि सूर्य के नवमांश में होते हैं तो जातक दवा का व्यवसायी होता है, ऊन का व्यवसायी होता है, और घास फूस, हरा चारा इत्यादि, और घास जो कूलर और इत्यादि में लगते हैं, सोना मोती आदि के व्यापार से वह लाभ अधिक कमा सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा के नवमांश में अगर यदि दशमेश हो तो उस स्थिति में मोती, कृषि का कार्य, मिट्टी के खिलौने, बच्चों के खिलौने, फैक्ट्री स्टोर, रेडीमेड स्टोर आदि के व्यापार से उस जातक को आमदनी और लाभ होता है। मंगल अगर यदि मंगल के नवमांश में हो तो तांबा व पीतल के बर्तनों का दुकान एवं कोयला आदि के व्यापार से विशेष लाभ होता है। बुध के नवांश में हो तो लकड़ी का कारखाना, फर्नीचर, ज्योतिष आदि शास्त्र, वैदिक आदि शास्त्र से वह जातक अधिक धन का अर्जन करता है। गुरु के नवमांश में हो तो अभी पूर्व में भाई साहब बोल रहे थे कि भाई ज्योतिष विद्या, ज्ञान इत्यादि, तो गुरु के नवमांश में हो तो वह अध्यापक वृत्ति से अपने धन का आगमन करके अपने जीविका को चला सकते हैं। स्टेशनरी आदि दुकानों को खोल करके उससे भी लाभ कमा सकते हैं। शुक्र के नवमांश में हो तो वाहनों से, 4 पहिए वाहनों से, पहले के जमाने में जो है वह हाथी घोड़ा को चौपाया कहा जाता था। आज के जमाने में कार है, जीप है, ट्रक है, बस है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां है वो चौपाया है, और जो है 2 पाया में ये मोटरसाइकिल इत्यादि का मान सम्मान है, क्योंकि उस समय हाथी घोड़ा का शास्त्रों में विचार किया गया है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जब उसको घटाएंगे तो 2 पहिया 4 पहिया पर घटाएंगे। ठीक है, तो गुरु के नवमांश में हो तो अध्यापक वृत्ति तथा स्टेशनरी आदि के व्यापार में। शुक्र अगर यदि हो तो शुक्र जो है चौपाया, खरीदने बेचने, गुड़ चावल किराना के व्यापार से अथवा फैंसी स्टोर से व्यापार से वह जातक अच्छा आमदनी कर सकता है। शनि के नवमांश में हो तो लोहे इत्यादि के व्यापार से आमदनी करके अपना जीवन चला सकता है। तिल हुआ, तेल हुआ, ऊन हुआ, जिस ग्रह का जो कारकत्व है उस कारकत्व का से संबंधित व्यापार अगर यदि वह जातक करेगा तो उसको पूर्णतया
लाभ होगा। ठीक है। लग्न से अगर यदि द्वितीय एकादश भाव में प्रबल ग्रह हो तो जातक को व्यापार से विशेष लाभ होता है। ठीक है। और दशमेश यदि बृहस्पति त्रिकोण में हो तो जातक निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त करता है और संसार के समस्त भोगों का सुखोपभोग करता है। और अगर यदि इन सभी विषयों का मूल तथ्य क्या है वो मैं पहले ही बताया था, भाव, भावेश और कारक। ये तीन चीज को ही आप लोगों को समझना है और इसी से यही फलादेश का सबसे बड़ा तथ्य है, क्योंकि इससे बड़ा तथ्य कुछ नहीं है। जितने सारे विषय, वैसे तो देखिए संसार का समस्त चीज ज्योतिष के अंतर्गत ही है, जितने सारे विषय हैं सारे विषय ज्योतिष के अंतर्गत ही हैं, लेकिन इस विषय को अमल किया जाए, समझा जाए तो इसमें तीन ही मूल पॉइंट है, भाव, भावेश और कारक। तो दशमेश जिस स्थिति में होगा उसी के अनुरूप उसका व्यापार होगा, उसी के अनुरूप उसका जो है आय व्यय की स्थिति होगी और कर्म भी उसी के अनुरूप होगा। कोई कहता है कि ये व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करता है, तो अच्छा कर्म कैसे करेगा जब उसके कुंडली की स्थिति ही सही नहीं है। तो इसलिए यह बहुत बड़ा चमत्कार है ज्योतिष शास्त्र का कि यह जो है समस्त बिंदुओं को, समस्त बातों को जो है वह रखता है और रख करके मनुष्य के जीवन को कहता है। तो अब यहाँ पर जो है स्पष्ट जो है भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में सिद्धांत शिरोमणि ने कहा है कि यहाँ पर जो भी फल का आशय है उसका मूल बिंदु क्या है, तो फल कहने का आशय का मूल बिंदु उसका गणित। जैसे लग्न क्या है, ग्रह क्या है, इसकी साधन स्पष्टतया सही हो तो वह फल 100% सही होता है। और अगर यदि ग्रह स्पष्ट, लग्न स्पष्ट और सारे ग्रह के कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो तो वह फल सही नहीं होता। तो अब यहाँ पर हमारा चूंकि हमको 8 मिनट ही आचार्य जी ने दिया था और हमको लग रहा है कि 12-13 मिनट हो गया, अगर यदि कुछ समय दे तो मैं बोलूं अभी, और थोड़ा समय और समय अगर यदि नहीं देना चाहता है, अगले वक्ता को देना चाहते हैं तो मेरे तरफ से शुभकामना है कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहे और सभी लोग जो है इसमें नित्य अपने को परिष्कृत करें, परिमार्जित करें ऐसे ऐसे उच्च विद्वानों के माध्यम से, और ऐसा ही कार्यक्रम होते रहना चाहिए। चूंकि हमको जितेंद्र जी वो बहुत बात बता तो मैं रहूँगा, वो भाग्य अपना काम पढ़ना ही है। अगर यदि कोई भी सेवा का कहीं मौका मिलेगा तो निस्वार्थ करेगा। ठीक है दुबे साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा सचेत मार्गदर्शन किया है और इस प्रकार का मार्गदर्शन हमें जीवन में मिलता रहेगा। और वैसे भी कई लोग ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं, कोई लोग ज्योतिष को कला मानते हैं, लेकिन वास्तव में ज्योतिष एक संहिता है और इस संहिता को ही आधार मानकर आप हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी लोगों की जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी की जानकारी में लाना चाहूँगा। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जी बताइए। जी 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 हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। जी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपने प्रश्न को पुनः दोहराइए। आवाज़ अब आ रही है? अब आई है, अब बताइए साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने दशम भाव को आधार बनाकर हमारा सचेत मार्गदर्शन किया है और ललितांबिका ज्योतिष कार्यालय के प्रति आपने जो अपना विश्वास व्यक्त किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जुड़े हुए सभी विद्वान आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और भविष्य में जब कभी भी कोई आपके निमित्त कोई भी कार्य होगा तो आपके श्री चरणों में निश्चित रूप से निवेदन करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, कई लोग ज्योतिष को कला मानते हैं, कोई लोग ज्योतिष को आधार मानते हुए ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष एक संहिता है, ज्योतिष एक विज्ञान है और वास्तव में ज्योतिष एक संहिता है।
खैर ये विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हुए उनकी जानकारी में लाना चाहूँगा। हमारे भीलवाड़ा के ख्यातनाम जिन्होंने इस ज्योतिष को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठापित किया है, ऐसे पुरोधा जो लगभग 100 वर्ष के निकट हैं, इनकी उम्र 100 वर्ष के करीब है, और भृगु संहिता को आधार बनाकर हम सभी विद्वानों को माथा ऊंचा करने का अवसर दिया है। ऐसे मूर्धन्य भाषा के भूषण और भृगु संहिता के आधार शास्त्री आदरणीय पंडित नाथूलाल जी साहब हम सभी को दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, वे केवल हाथ हिलाकर हम सभी को आशीर्वाद देंगे। मैं हाथ हिलाकर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सभी को हाथ हिलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए नाथूलाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं और आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। लगभग 100 वर्ष इनकी उम्र है। आप इनको प्रणाम अर्पित करें, आप सभी लोग। बिल्कुल सर, और आपके श्री चरणों में प्रणाम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और ये विश्राम करेंगे। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं जी, अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल जी, मेरी आप साहब देखिए, सबसे बड़ी बात ये जी जी देखिए, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों में जो लिखा हुआ। अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या? हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में यहाँ के स्वर्ण पदक विजेता, जिन्हें हाल ही में स्वर्ण पदक मिला है, पंडित रोहित शर्मा हमारे बीच में है। बहुत युवा है और बहुत कर गुजर जाने की तमन्ना इनके मन मस्तिष्क में है। इनके गुरुदेव ने इन्हें अकूट ज्ञान दिया है। मैं चाहूँगा रोहित शर्मा जी अपनी बात दसम भाव को आधार बनाकर हम सभी को बताएं। श्री रोहित शर्मा। धन्यवाद सर। आज के जो राष्ट्रीय ज्योतिष परिचर्या वेबिनार के विशिष्ट और मुख्य अतिथिगण और परिचर्चा से जुड़े समस्त ज्योतिर्विद गणों को मेरा प्रणाम है। इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर देने के लिए आयोजक आचार्य श्री योगेंद्र जी को हृदय से आभार। परिचर्चा का विषय दसम भाव कार्य क्षेत्र है, तो मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 12 भाव बताए गए हैं। सभी 12 भाव जातक के जीवन में अपना अपना महत्व रखते हैं। इन सभी भावों में दसम भाव जातक के समग्र कर्मों के विषय में बताता है। कर्म करना व्यक्ति का एक नैसर्गिक स्वभाव होता है, इसलिए दसम भाव का महत्व बढ़ जाता है। कुंडली प्रारब्ध का चित्र होती है। अगर व्यक्ति कुंडली के अनुसार अपने उचित कर्म को अपना लेता है तो उस व्यक्ति का 80 से 90% तक जीवन जो है सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि कर्म अगर सही होगा तो अधिकांश जीवन उसका सही हो जाता है। दसम भाव कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस भाव का संबंध जातक के प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय, इसके स्टेटस, उपलब्धियां, प्रसिद्धि, अधिकार, सरकार, राजनीतिक शक्ति और मान सम्मान आदि विषयों को बताती है। दसम भाव में स्थित ग्रह व्यक्ति के व्यवसाय या उसके कर्म करने के तरीके को दर्शाता है। और दसम स्थान में अगर शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक को सकारात्मक कर्म करवाएगा, और यहाँ अगर अशुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति को नकारात्मक और बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त करेगा। दसम स्थान में शुभ ग्रह होने से व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता आसानी से मिल जाती है। कम प्रयास में ही अच्छे पद पर वो अच्छी स्थिति पर वह व्यक्ति पहुंच जाता है। और दसम स्थान के जातक के पिता की आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी दसम स्थान से होता है, क्योंकि दसम स्थान जो है नवम स्थान का द्वितीय भाव है, धन भाव है। काल पुरुष की कुंडली में दसम स्थान में मकर राशि पड़ती है और मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि को कर्म का ग्रह माना गया है, इसलिए शनि भी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है कर्म का जब विचार करते हैं तब। और काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि में मंगल मकर राशि में उच्च का फल देता है और बृहस्पति यहाँ पर नीच का फल देता है।
चतुर्थ भाव जैसे जातक की व्यक्ति के जीवन का होता है, वैसे ही दसम भाव सार्वजनिक जीवन का होता है। व्यवसाय जो है कर्म का एक अंग माना गया है। व्यवसाय कर्म संपूर्ण कर्म नहीं होता है। दसम स्थान में स्थित जो ग्रह होता है, उसी ग्रह के कार्यकर्तों के अनुसार और उस ग्रह जो ग्रह दसम स्थान में स्थित है वो कुंडली में किन किन भावों का स्वामी है, उनके कार्यकर्तों के अनुसार वो व्यक्ति को व्यवसाय या कर्म उपलब्ध करवाता है, जिससे कि अगर वो कर्म करें व्यक्ति तो वो सफलता प्राप्त करता है। जैसे गुरुदेव ने बताया था पहले कि 9 ग्रहों को दसम स्थान में कौन कौन सा ग्रह होता है तो क्या क्या फल देता है। तो निश्चित रूप में मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। दसम स्थान में अगर सूर्य स्थित हो तो दसम स्थान में अगर सूर्य स्थित होता है तो जातक के व्यवसाय में उसके पिता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर जैसे कि प्रशासनिक कार्य, सरकारी कार्य, सरकार के एजेंट के रूप में कार्य, राजनीतिक क्षेत्र के कार्य, कानून से संबंधित कार्य, अधिकार से संबंधित कार्य करता है तो वह सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य एक प्रसिद्धि का कारक भी ग्रह माना गया है। यहाँ दिग्बली भी होता है। दसम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में इसकी माता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहता है। ऐसा जातक चंद्रमा के कारकों का अगर व्यवसाय या कर्म करें तो सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा के कर्म जैसे कि जल से जुड़े जितने भी कार्य हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जल सेना, किसी की देखभाल करने का कार्य, क्योंकि चंद्रमा जो माता का कारक है अच्छी तरीके से देखभाल वहाँ कर सकती है, इसलिए किसी की देखभाल करने का कार्य भी दसम भाव में चंद्रमा वाले जातक कर सकते हैं। ऐसा जातक अच्छा सलाहकार हो सकता है, रसोई वगैरह का रसोईया हो सकता है, कुक हो सकता है, नर्सिंग का कार्य कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार करने का कार्य कर सकता है, भावनाओं से जुड़े हुए कार्य, फैमिली डॉक्टर, मनोचिकित्सक आदि हो सकता है। ऐसा जातक मूडी स्वभाव का होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना गया है, तो उसके मन के अनुसार कभी कर्म करता है तो कभी छोड़ देता है। तो ऐसे जाते दसम स्थान में चंद्रमा होता है तो मूडी स्वभाव का। दसम भाव में अगर मंगल स्थित होता है तो व्यक्ति पुलिस, सेना, हथियार बनाने का कार्य, फायरमैन, आग जैसे कि आग बुझाने वाला जो होता है फायरमैन, निर्माण कार्य, बिजली से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो जातक सर्जन हो सकता है, अग्नि संबंधित कार्य, खिलाड़ी, खेल कूद के कार्य, बॉडी बिल्डिंग के कार्य, जिम संबंधी कार्य कर सकता है। लेकिन जिम अगर राहु की दसम स्थान में स्थित होता है तो वो जिम का ज्यादा सक्सेस सफल होता है। अखाड़े तक का, पहलवानी तक का जो मंगल विशेष होता है। ऐसा जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट अर्थात भौतिक चिकित्सक हो सकता है, केमिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो दसम स्थान में मंगल लगे बैठे होते हैं वो व्यक्ति किसी भी कार्य को तुरंत करते हैं, किसी भी वो काम को लटकाते नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो एक ऊर्जा का कारक माना गया है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा कार्य में लगाते हैं और कार्य को लटकाते नहीं। और मंगल एक लड़ाई झगड़े का, विवाद का कारक माना गया है, तो जो जिन जातक के दसम स्थान में मंगल होता है तो उनके कार्य क्षेत्र में झगड़े या लड़ाई झगड़े वगैरह भी, विवाद भी चलते रहते हैं। दसम स्थान में अगर राहु स्थित हो तो जातक अपरंपरागत कार्य करता है। जातक अपनी पढ़ाई के विपरीत कार्य करने में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक राजनेता या राजनीतिक कार्य कर सकता है, उद्योगपति हो सकता है, चिकित्सा संबंधित कार्य, फार्मेसी, चिकित्सक, बिजली की चीजों का कार्य, कंप्यूटर का कार्य, मीडिया का कार्य कर सकता है, यूट्यूबर हो सकता है आज के समय में, क्योंकि राहु एक छाया का कारक ग्रह माना गया है। जितने डिजिटल वर्क होते हैं वो सब छाया से होते हैं, क्योंकि एक स्क्रीन जो होती है पूरी प्रत्यक्ष नहीं होकर के वो एक छाया होती है। अगर वो यूट्यूब वगैरह के ऐसे वीडियो बनाने का कार्य अगर वो करें तो वो डिजिटल करें तो उसमें वो सफल हो सकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वर्क भी वो व्यक्ति कर सकता है, मनोरंजन के कार्य कर सकता है, सिनेमा के क्षेत्र में कार्य कर सकता है,
विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य वो कर सकता है, आयात निर्यात के कार्य कर सकता है। और राहु को एक ब्रह्म या जादूगर माना गया है, इसलिए जादूगरी संबंधित कार्य भी वह व्यक्ति कर सकता है। अगर दसम स्थान में बृहस्पति स्थित हो तो ऐसा जातक दार्शनिक हो सकता है, उपदेशक, सलाहकार, व्याख्याता, शिक्षक, प्रशिक्षक और ज्ञान से जुड़े हुए कार्य कर सकता है। महाविद्यालय का संचालन भी वह व्यक्ति कर सकता है। कानून के क्षेत्र के कार्य कर सकता है, जैसे वकील, न्यायाधीश हो सकता है। पूजन कर्म, कर्मकांड आदि कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है मानवतावादी कर्म भी कर सकता है, बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य भी कर सकता है। लेकिन दसम स्थान में अगर बृहस्पति स्थित हो तो जातक को व्यावहारिक होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावुकता के कारण वो व्यक्ति उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पहले धन लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए, उसके बाद में कर्म काम करना चाहिए। जो अपना व्यवसाय प्रोफेशन है उसको बाद में करना चाहिए, नहीं तो उसकी उन्नति नहीं हो पाती। दसम भाव में अगर शनि स्थित हो तो जातक वास्तु सलाहकार हो सकता है, निर्माण कार्य, मैकेनिकल लाइन के कार्य, परिश्रम वाले कार्य, नौकरी, कामदार या नौकर उपलब्ध कराने का कार्य, स्टील, लोहा संबंधित कार्य, तेल से जुड़े हुए कार्य, प्राचीन चीजों का कार्य और कबाड़ के कार्य, खेती, कानून क्षेत्र के कार्य आदि और वैद्य का कार्य भी कर सकता है। और दसम स्थान में या चतुर्थ स्थान में जिसके शनि होता है वह जातक स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य मेडिकल क्षेत्र में अवश्य होता है, या फिर वह व्यक्ति स्वयं उपचार का थोड़ा बहुत जानकार होता है। दसम स्थान में अगर बुध स्थित हो तो ऐसा जातक लेखाकार, लेखन का कार्य कर सकता है, अकाउंटिंग का कार्य, क्लर्क, संपादक, दार्शनिक, विद्यालय का संचालन कर सकता है, मनोरंजन करता हो सकता है, गणितज्ञ, अंकशास्त्री, शिक्षण कार्य और व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक माना गया है। अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, क्योंकि बुध के पास कम्युनिकेशन की अच्छी कला होती है, अच्छा कौशल होता है बातचीत करने का, इसलिए व्यक्ति मार्केटिंग कर सकता है, ट्रेडिंग का कार्य, सेल्स का कार्य, सीए का कार्य, पब्लिक रिलेशन वर्क मतलब कि जनसंपर्क का कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। नेटवर्किंग हो गई है, प्रिंट मीडिया है, सूचना संबंधित कार्य, पत्रकारिता का कार्य, अभिनय आदि कार्य और बातचीत और बुद्धिमत्ता के जितने भी कार्य होते हैं वो सब कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। दसम स्थान में बुध वाले व्यक्ति के पास में समझाने का जो कौशल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बुध को एक कम्युनिकेशन का कारक माना गया है। बुध के पास एक कला होती है जो व्यक्ति के पास में दसम स्थान में बुध वाले के पास। अगर दसम स्थान में केतु स्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति को साधारण रहना चाहिए, इसको कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि दिखावे का कारक राहु है। जितना दसम स्थान में राहु स्थित है वो अपने कार्य क्षेत्र में उतना ही सफल होगा। लेकिन अगर केतु दशम में है तो उस व्यक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, व्यक्ति को अपनी जड़ से जुड़ा रहना चाहिए। और व्यक्ति अनुसंधान, शोध, रिसर्च के कार्य कर सकता है, परंपरागत कार्य कर सकता है, आयुर्वेद आदि के कार्य कर सकता है, आध्यात्मिक कार्य, ज्योतिषी और वैज्ञानिक हो सकता है, ज्ञान और योगी के कार्य भी कर सकता है। ऐसे दसम स्थान में जो केतु होता है वो व्यक्ति जल्दी अपने कार्य से उब जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को केतु संबंधित कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। शुक्र अगर दसम स्थान में हो तो जातक के कार्य में उसकी पत्नी या किसी स्त्री का प्रभाव अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति फैशन डिजाइनर, आर्ट या क्राफ्ट का कार्य कर सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कार्य कर सकता है, आभूषण, ब्यूटी सैलून आदि के कार्य भी कर सकता है, साज सज्जा का कार्य भी कर सकता है। इसी प्रकार दसम भाव का अगर अपन विचार और उसके स्वामित्व भी उसमें जुड़ जाते हैं, और इसका भी विचार करना चाहिए दसम स्थान पे किस ग्रह की दृष्टि है। और एक दसम स्थान से एक से अधिक ग्रह अगर वहां स्थित होते हैं तो व्यक्ति को जो दसम में इसका मित्र है उस ग्रह के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दसम स्थान में अगर कोई ग्रह नहीं होता है तो उस व्यक्ति को दशमेश जो होता है, दशमेश जिस भाव में बैठा होता है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। शनि को भी कर्म का कारक माना गया है, तो शनि के अनुसार भी कर्म का विचार करना चाहिए। कर्म का विचार करते समय वर्ग कुंडलियों में दशमांश कुंडली का भी विचार करना चाहिए। दशमांश कुंडली में कुंडली के लग्नेश, दशमेश और दसम भाव का विचार करना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार
अगर सभी चीज़ों को साथ में लेकर के करते हैं तो एक उचित और श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व्यापार का चयन, व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। और इस प्रकार वो व्यक्ति अगर कर्म करता है तो सफलता प्राप्त अवश्य ही करता है। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जी, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन जो इससे जुड़े हुए उन सभी का आपने किया है और आपने जो विद्वता बहुत कम समय में हासिल की है। माँ भगवती सरस्वती की आप पर पूर्ण कृपा बनी रहे और उत्तरोत्तर आप प्रगति करें, ऐसा हम सभी विश्वास व्यक्त करते हैं। मैं आप सभी लोगों की जानकारी में ये लाना चाहूँगा, हमारे युवा विद्वान उनके विचार सुनने के बाद में जो हमारे विशेष अतिथि हैं उन सभी से मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन पहले जिन्होंने बहुत ही छोटे से अल्प विद्या काल में अपने गुरुजी से जैसी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, उसके बाद में सबसे पहले वो कर्मकांड से जुड़े, कर्मकांड से जुड़ने के बाद में उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान का कार्य शुरू किया और विगत इस लॉकडाउन काल में जहाँ भी हमारे चित्तौड़गढ़ राजस्विक क्षेत्र में जो यज्ञ के काम हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, और खासतौर से गुजरात में जाकर जिन्होंने कर्मकांड का एक बहुत अच्छा परचम फहराया है, जिनका ज्योतिष पर बहुत अटूट विश्वास है, ऐसे हमारे बहुत युवा साथी भाई हरिप्रसाद उपाध्याय, जिसे हम प्यार से पिंटू के नाम से बुलाते हैं, वे हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो दशम भाव को आधार बनाकर जो ज्ञान अब तक उन्हें संकलित किया है मुश्किल से 5-7 मिनट में अपनी बात व्यक्त करें। श्री हरिप्रसाद उपाध्याय। सदाशिव समारंभान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सर्वप्रथम हमारे सभी के दर्शक परम पूज्य गुरुदेव श्री अशोक जी व्यास के श्री चरणों में प्रणाम और इस सेमिनार के हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे भाई श्री योगेंद्र जी को भी बहुत बहुत साधुवाद एवं प्रणाम, एवं आप जितने भी ज्योतिषी एवं आचार्य लोग जुड़े हैं आप सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद। ज्योतिष के ऊपर दशम भाव के ऊपर हमारे बहुत अजीज मित्र श्री रोहित जी ने बहुत अच्छी अपनी भावना प्रकट करी और उन्होंने शास्त्रोक्त विधान के साथ में सभी ग्रहों का दशम भाव में स्पष्ट उल्लेख जो होता है उनका उन्होंने स्पष्ट उदाहरण देकर के हम सभी को बताया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दशम भाव के ऊपर जिस प्रकार मुझे बताया गया है कि दशम भाव के ऊपर बोलना है, सर्वप्रथम ज्योतिष जो विद्या है, ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। ज्योतिष विद्या ये एकमात्र ऐसा शास्त्र बना है वैदिक वांग्मय का जिसका प्रतिनिधित्व साक्षात सूर्य एवं चंद्रमा करते हैं। कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सबसे पहले चूंकि ये संपूर्ण आयोजन हमारे भीलवाड़ा शहर में आयोजित किया जा रहा है और ये धार्मिक नगरी है, औद्योगिक नगरी है और हमारे जो नगर व्यास जी हैं उनका प्रथम दायित्व बनता है कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। नगर व्यास जी का अपना अलौकिक महत्व इस भीलवाड़ा शहर में ही नहीं पूरे ज़िले में है और कई ऐसे अनुष्ठान यज्ञ होते हैं जो आपके मार्गदर्शन में होते हैं। हम जितने भी विद्वानों की यहाँ पर टीम है उन सबका मार्गदर्शन भी हमारे राजेंद्र जी व्यास जो कि नगर व्यास जी के नाम से जाने जाते वो करते हैं। मैं चाहूँगा बहुत ही संक्षेप में 5-7 मिनट में दशम भाव पर सभी अतिथियों का आभार अभिनंदन करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें श्रीमान राजेंद्र जी व्यास, नगर व्यास। आपके भी देखो आपको चाहिए फिर निश्चित अपना माइक चालू करें। नगर व्यास जी भाई श्री योगेंद्र जी ने जो है आज वेबिनार का जो आयोजन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और भविष्य में भी ऐसे कार्य करते रहें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कहीं भी आप जाएं तो आपको दशम भाव प्रभावित होगा। ये हमारे सभी आदरणीय जो ज्योतिषी हैं उन्होंने बताया है। आधार है जिनको बोलते हैं और जो हमारे भीलवाड़ा के मूर्धन्य सरकारी पंडित नामी संचालक हैं वो आज इस कार्यक्रम के जो है रीढ़ की स्तंभ बने हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, योगेंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम कराएं और बड़े बड़े विद्वानों से हमें परिचय कराएं। हमारे भीलवाड़ा के क्षेत्र के जो नए ज्योतिष हैं उनको सबको परिचय कराएं। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
आदरणीय नगर व्यास जी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका यहाँ उपस्थित होना ही हमारे लिए बहुत ही श्रेयकर है और इसी प्रकार का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आइए, जिस निमित्त आप हम सभी यहाँ पर बैठे हैं और जिनको सुनने के लिए आप हम सभी लालायित हैं, हमारी सबकी इच्छा ये हो रही है कि हम ऐसे प्रख्यात विद्वान के मुखारबिंद से कुछ चर्चा सुने, जिससे हमारी आज की ये राष्ट्रीय सेमिनार बहुत ही सार्थकता की ओर आगे बढ़ सके। मैं आग्रह और अनुरोध कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योतिष संस्था संघ दिल्ली के ज्योतिष वास्तु मंत्र योग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योतिष संस्था संघ दिल्ली के श्रीमान सुबेश जी सरमन साहब से मैं आग्रह करूंगा, वे इस एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएं और जो जो अब तक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उन सब से सुपर बनाते हुए उन सबका भी आपका मार्गदर्शन आपको मिले, आप उनको आशीर्वाद दें और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे भी अपने वास्तु विषय की जानकारी हासिल कर सकें। आग्रह कर रहा हूं मैं सुबेश जी सरमन साहब, नई दिल्ली। नमस्कार, सभी विद्वत बंधुओं को प्रणाम। बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि शुद्ध रूप से ज्योतिष का जो सेमिनार है वो ज्योतिष पर ही चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, उसमें सुनता हूँ कि ज्योतिष पर चर्चा नहीं होती, बाकी सारी चर्चाएं होती हैं। किसी ने बहुत अच्छी समीक्षा की और रवि जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की दशम भाव की, लेकिन मेरे दो बातें हैं। कौन रहते हैं, म्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं तो अनम्यूट हूँ, आप देखिए आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, उस कारण से आवाज गूंज रही थी, हो रही। हाँ, अब ठीक है? बिल्कुल, अब ठीक आ रही है ना आवाज? जी। तो एक तो सबसे बड़ी बात इस ज्योतिष सेमिनार में विशेषता ये है कि पंडित नाथूराम जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने ज्योतिष में अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरे ज्योतिष विद्या का भी और बड़ा काम किया है। हमारे बीच में रमेश भोजराज जी द्विवेदी हैं, राजेश ओझा जी हैं, और अभी मैं जितेंद्र जी को सुन रहा था, इससे पहले रवि जी को सुन रहा था। तो इन्होंने जो बात रखी है शुद्ध रूप से ज्योतिष पर बात रखी है, और मैं भी शुद्ध रूप से ज्योतिष की ही चर्चा करना चाहूँगा। जब मंगल और सूर्य दशम भाव में होते हैं तो जातक कुल दीपक होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, जो ज्योतिष विषय को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है सब लोगों से, विचारणीय प्रश्न है कि जब ग्रह संयम मौजूद होता है तो उसका फलित होता ही होता है, लेकिन ग्रह की अगर दृष्टि हो, वहां पर दशम भाव में कोई ग्रह नहीं हो, तो आदमी किस आधार पर अपने जीवन में उसको जिएगा, क्या व्यवसाय ऐसा करेगा, या एक से अधिक ग्रह हों, 1 2 3 4 5 6 ग्रह हों तो क्या करेगा। इस पर भी अगला सेमिनार जरूर अपने को करना है। एक ग्रह है, अकेले ग्रह का फलित बहुत अच्छा सब लोगों ने किया, लेकिन संयुक्त ग्रहों का फलित क्या होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। और आजकल तो जो पहले की समीक्षा है उसमें और अब में अंतर इतना आ गया कि पहले निश्चित व्यवसाय हुआ करते थे, अब निश्चित नहीं, बहुत सारे अनिश्चित व्यवसाय हो गए हैं। जैसा कि हमारे रुद्राष्टाध्याय में वर्णन आया है, तस्कराणाम, मतलब तस्करों को भी प्रणाम किया गया है। तो व्यवसायों की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, काम की दृष्टि से दशम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, और पंचम भाव का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जब तक आदमी किस क्षेत्र की शिक्षा करेगा, शिक्षा उसकी हुई है कि नहीं हुई है, उसका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, उसकी शिक्षा का आधार क्या रहा है,
और फिर वो काम क्या कर रहा है, इन सब बातों पर भी अपने को भविष्य में विचार करना चाहिए। जैसा अभी तो यहाँ सारे ज्योतिषी हैं, अब मैं जितने ज्योतिष बंधु हैं अपने, क्या सबके ग्रह ऐसे हैं जो सिर्फ ज्योतिष का काम कर सकते हैं? इस पर भी अपने को विचार करना चाहिए। तो क्योंकि समय की एक सीमा है, सब लोगों का आपका अभिनंदन है, वंदन है। शुद्ध रूप से जो आज सेमिनार हुआ है, बहुत समय के बाद में ज्योतिष का सेमिनार हुआ है। नहीं तो ज्योतिष के सेमिनारों में अन्य चर्चाएं बहुत होती हैं, ज्योतिष की चर्चा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में संस्कृत के श्लोकों के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया है वो बहुत सराहनीय है। जी, तो ये सबसे बढ़िया बात है कि हमारे विद्वान लोग इस पर भी ध्यान दें। संस्कृत के श्लोकों का अध्ययन करके, हमारे संहिता और ग्रंथों का अध्ययन करके जो विद्वान आते हैं, उन विद्वानों को आगे लाना चाहिए। मैं इसमें जितने भी ऐसे विद्वान हैं सबको आमंत्रित करूंगा। भविष्य में कोई कार्यक्रम हम ऐसा रखेंगे जिसमें इन सब विद्वानों के लिए एक विशेष रूप से सम्मान भी रखेंगे जिन्होंने संस्कृत के आधार पर ज्योतिष का फलादेश किया है। तो इतना ही कहकर के अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी अपने बीच में 32 से ज़्यादा 32-33 विद्वान हैं। अभी 36 नंबर बाकी है, 36 लोग हैं। तो 2-2 मिनट भी अगर सबको अवसर मिलेगा तो सब लोगों का नंबर आना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी तरफ से पंडित नाथूराम जी के जो भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हों उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और भविष्य में मैं भगवान के चरणों में ये प्रार्थना भी करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे और उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद शुभेंद्र जी शर्मन साहब, आपने विषय वस्तु को आधार बनाकर बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कही है। प्राय संगोष्ठियों में या विचार इकाइयों में यही तय होता है कि ज्योतिष को थोड़ा दूर बनाकर अन्य चर्चाएं ज़्यादा की जाती है, और जब अन्य चर्चाएं होने लगती है तो लोगों का मन भटक सा जाता है। आपने सचेष्ट बात कही है और आप भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, इसके लिए हम आपको पूर्व में ही बधाई देना चाहते हैं और सौभाग्य होगा कि हम सभी आप लोगों से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपके सामने, जैसा आपने कहा है, कई विद्वान लोग हमसे जुड़े हुए हैं और पहले लोग कालसर्प निवारण को नहीं मानते थे, लेकिन एक पुस्तक निकली थी जिसमें कालसर्प के लगभग 355 प्रकार के या 3054 प्रकार के कालसर्प निवारण की पद्धतियाँ उसमें बताई गई कि इस प्रकार के कालसर्प होते हैं। और कई विद्वानों ने भोजराज जी द्विवेदी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाया था, भाई कालसर्प क्या होता है, हम तो केवल सर्प योग मानते हैं। लेकिन उन्होंने प्रामाणिकता के तौर पर अपनी पुस्तक का प्रकाशन करके जो जितने भी जिज्ञासु लोग थे उन सभी की जिज्ञासुओं को शांत करने का अपनी ओर से प्रयास किया। उनके सुपुत्र इस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविख्यात और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की विजेता बने हैं और ज्योतिर्विद होने के साथ साथ इन्होंने संपूर्ण विश्व में अपनी पिताश्री की पच्चीनों पर चलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। बड़े युवा हैं, उत्साही हैं और ज्योतिष को आधार बनाकर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए ये तत्पर हैं। तो सबसे पहले तो उनके पिताश्री को हम याद करते हैं, उन्हीं के पच्चीनों पर ये चल रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें दसम भाव को आधार बनाते हुए श्री रमेश भोजराज जी द्विवेदी साहब। सर्वप्रथम तो मैं योगेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने इस प्रकार की गोष्ठी जो शुद्ध रूप से ज्योतिष को समझ, ये भाई सुरेश जी अभी कह रहे थे, ये प्राय कई वेबिनारों में हम रहते हैं और उसमें ज्योतिष से चर्चा हटते हटते कहीं ना कहीं राजनीति पर पहुंच जाती है, कहीं धर्म पर पहुंच जाती है। इससे तो ज्योतिष पर चर्चा चल रही है, इसके लिए मैं आचार्य योगेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में श्री सुरेश जी शर्मन हैं, उनको प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात जो जिन्होंने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ज्योतिष को एक अलग पहचान दी है, पंडित नाथूलाल जी शर्मा और उनकी प्रतिनिधि हमारे बीच में है। मैं उनके चरणों में
नमन करते हुए उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। डॉक्टर संतोष लोहिया जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर राजेश ओझा जी हमारे बीच में हैं, आचार्य अमित जी हमारे बीच में हैं और अनेक विद्वान और विदुषियाँ हमारे बीच में है। सभी के तप को नमन करते हुए आज के विषय के बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं सुन रहा था जितेंद्र जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उद्घाटित किया और जो मूल ज्योतिष के स्रोत हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, उनसे व्यक्ति या ज्योतिषी जो है वो च्युत हो पाता है, वो उनसे भटक रहा है और इंटरनेट छात्र ज्योतिषियों की मार आ रही है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और खैर अब हम उस विषय में नहीं जाएंगे, आज के विषय पर ही रहें। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और विषय दो प्रकार से अपना महत्व है। एक तो ज्योतिष के अनुसार आजीविका का विचार, और अभी भाई शुरुआत से कह रहे थे कभी हम इतने सारे ज्योतिर्वेद यहाँ एक मंच पर स्थित है तो उनकी कुंडली में क्या योग है कि उन्होंने ज्योतिष को ही आजीविका। एक तो विषय है कि ज्योतिष के अनुसार आजीविका का विचार और एक है ज्योतिष को आजीविका बनाने का विचार। तो बहरहाल हम इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे और ज्योतिष पर आजीविका या कर्म का विचार प्रस्तुत करते हैं। यह गूगल मीट इस समय ज़्यादा समीचीन प्रतीत होती है क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन की कई लोगों ने रोजगार खो दिया है। लगभग 80% व्यक्तियों का रोजगार चला गया, आजीविका हट गई है और आजीविका से च्युत हो गए हैं जो नौकरियों में थे, जो प्राइवेट नौकरियों में थे। इसके अलावा जो व्यापारी थे उनके पास भी आज आजीविका नहीं है क्योंकि व्यापार बंद पड़ा है, दुकान बंद पड़ी है। तो इस समय इस प्रकार की गोष्ठी करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय। और देखिए अभी जितेंद्र जी भी कह रहे थे, उससे पहले कई विद्वानों ने दशम भाव को लेकर, दशम भाव में स्थित ग्रहों को लेकर, दशमेश को लेकर कई प्रकार के फलादेश। और मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है, अभी भाई सुरेश जी भी कह रहे थे कि ऐसा सिर्फ दशम भाव को लेकर आजीविका का विचार किया जाए तो ये ज़्यादा समीचीन प्रतीत नहीं है। दीपक योग की अभी आप बात कर रहे थे तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है। देखिए ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, हमने बृहद पाराशर और शास्त्र भी जितेंद्र जी के मुखारबिनी से सुना और उसमें कर्म स्थान की क्या व्याख्या की गई है। और ज्योतिष में कहता है दशम भवन नाथ केंद्र कोणे धनुष्टे अर्वानीपति बलवाने पद्म सिंगार। दशम भवन का नाथ अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, अर्वानीपति बलवाने पद्म सिंहासन, तो वो पद्म सिंहासन योग की सृष्टि कर। दशम भाव से राज्य का भी विचार। स भवती नरनाथो विश्व विख्यात कीर्ति। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में अग्रगण्य होता है और कीर्ति विश्व विख्यात। भवती नरनाथो विश्व विख्यात कीर्ति। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में अग्रगण्य होता है। तो वहाँ हमको ये विचार करना पड़ेगा कि केवल दशमेश का विचार या दशम भाव में स्थित ग्रह का विचार ही से आजीविका का विचार करना ज्यादा समीचीन मेरे विचार में, मेरे अनुभव में ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि व्यक्ति के लग्न में, लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है। मैंने प्राय कई कुंडली में यह देखा, दशमेश से संबंधित व्यक्ति का कर्म रहा ही चाय पानी बैठी नाश्ता दशम भवन कारक का से संबंधित व्यक्ति का व्यवसाय भी नहीं। दशम भाव में स्थित ग्रह से संबंधित कर्म भी आजीविका को भी व्यक्ति ने नहीं अपनाया। जैसे अब किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का है या कोई भी ग्रह उच्च का है, स्वग्रही है, 40-50 मिनट में मीटर खत्म, बलवान है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ युक्त है,
तो वहाँ व्यक्ति उस प्रकार की आजीविका को भी अपनाता है, उस ग्रह से संबंधित आजीविका को भी अपनाता है। यहाँ सभी विद्वान उपस्थित हैं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस ग्रह से संबंधित कौन सी आजीविका। अभी पूर्वा वक्ताओं ने भी कई प्रकार के इस प्रकार की ग्रहों से संबंधित आजीविका की व्याख्या की है, और मेरे अनुभव में ये आया है कि दशम भवन का नाथ या दशम भवन में स्थित ग्रहों के अलावा व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह बलवान है, जैसे किसी की कुंडली में सूर्य बलवान है, किसी की कुंडली में शुक्र बलवान है, किसी की कुंडली में बुध बलवान है, तो व्यक्ति उस प्रकार की आजीविका को अपनाता है। अब बलवान या निर्बल होने का आशय क्या? अभी भाई जितेंद्र जी कह रहे थे कि ग्रह स्वग्रही है, मूल त्रिकोण का है, उच्च का है, तो वो बलवान है, और ग्रह नीच का है, वक्री है, या पाप ग्रहों के से युक्त है, तो वो निर्बल है। तो मेरे अनुभव में यह भी आया है कि व्यक्ति की कुंडली में जो बलवान है, या हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में जो रूलिंग प्लैनेट है, उससे संबंधित आजीविका भी व्यक्ति अपनाता है। तो केवल दशम भवन तक इस विचार को सीमित रखना जो है वो ज्योतिष के साथ अन्याय है। और आपने मुझे समय दिया, क्योंकि भाई सुरेश जी भी कह रहे थे कि कई लोग कतार में हैं, उन सबका वक्तव्य सुनने के लिए भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी का दर्शनों का लाभ मिला। आचार्य योगेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सर, उस काल सर्प वाली किताब का नाम क्या है? काल सर्प योग पे एक पहली पुस्तक छपी थी, काल सर्प योग शांति एवं घटी हुआ। जब इस किताब का पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में विरोध हुआ कि साहब ये लीक से हटकर विषय है, काल सर्प योग का कोई वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं आया। यद्यपि हम काल सर्प योग के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हैं, पर फिर भी चूंकि सभी विद्वान हैं, काल जो है हम सभी काल के गणक हैं। काल जो है वो समय को कहता है, और सर्प योग का विवरण 12 बहिन में लिखा हुआ है। सर्प शापात सुतक्षय, सर्प के श्राप से सुत की मृत्यु होती। तो इस प्रकार से भी हमको पूर्वाग्रहों से बचना पड़ेगा कि साहब पूर्व में किसी आचार्य ने इस योग का वर्णन नहीं किया, तो इससे यह संभावना नवी शोध पनप नहीं पाएगी, नवीन शोध की संभावना समाप्त हो गई। नहीं, अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि साहब आदमी के पास मर्सिडीज है और चतुष्पद गामिनी है और 4 वाहन का 4 चक्कों का वाहन है, किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। अश्व योग, गज योग की व्याख्या की गई है, लेकिन हमने उस योगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डाला है कि गज योग है मतलब बड़ा लग्जरियस वाहन है, अश्व योग है मतलब 4 पहियों का वाहन है। तो इस प्रकार के नवीन शोधों की भी गुंजाइश ज्योतिष में है। हम सभी यहाँ नवीन शोध को लेकर ही तो एकत्रित हुए हैं। पूर्व में किसी आचार्य ने आईटी सेक्टर को आजीविका बनाने की व्याख्या नहीं की है। हम मंगल से संबंधित व्याख्या कर रहे हैं, परंतु जो आचार्यों ने संकेत दिए हैं उन संकेतों को इंटरप्रिट करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत हम सभी का बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत योगेंद्र जी। हाँ बताइए साहब। योगेंद्र जी। हाँ जी योगेश जी। हाँ जी बताइए साहब। एक बात इसमें कहना चाहूंगा जी, जो पंडित भोजराज द्विवेदी जी ने किया वो ज्योतिषियों के लिए बहुत लाभदायक भी है। एक बहुत बड़ी आजीविका का साधन भी उससे बना। और शोध के साथ साथ आप देखिए जो पितृदोष है वो काल सर्प दोष ही है एक तरीके का। जो हम ऋषि परंपरा और जो अपने देव परंपरा का, क्योंकि हमारे यहाँ पितृ तो सर्प योनि है ना पूरी की पूरी। और जहाँ तक काल सर्प का जो समीक्षा की है गणना के समय, गणना के साथ में इस पर भी एक दिन एक सेमिनार रख लेंगे और इस पर खूब बढ़िया से चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। रमेश भोजराज द्विवेदी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि
केवल मात्र दशम कर्मेश या राजेश या सुखेश को मानकर ही अपन किसी कुंडली की व्याख्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। प्रत्येक भाव का अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्थान होता है। उच्च और नीच के ग्रह, स्वग्रही, मित्र ग्रह या दुष्ट ग्रह जितने भी जो होते हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं, और केवल मात्र कर्मेश को ही सारा श्रेय देना उचित नहीं है। बहुत विचारों में और विद्वानों के लिए आपने एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है। अब विद्वान लोग मंथन करेंगे, इसके बाद में क्या परिणाम आता है ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आपने जो सर्पयोग के बारे में बताया है, पुराने आचार्यों की जो बात रही है उसको भी हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उस पुस्तक का निर्माण किया होगा, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, साकेतवासी हो गए, परमात्मा के धाम में वो चले गए, लेकिन कई लोगों को रोजगार से जोड़ गए हैं। ये निश्चित रूप सही बात है भी आदरणीय श्रीमान चेतन जी ने हमारे बीच में कही। हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए क्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर राजेश ओझा जी है, काफ़ी देर से हम सभी उन्हीं को सुनने के लिए उद्यत हैं, और कई लोगों के फ़ोन भी हमारे पास निरंतर योगेंद्र शास्त्री जी के पास आ रहे हैं, साहब उन्हें बुलाइए। तब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे दशम भाव को आधार बनाकर हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान डॉक्टर राजेश ओझा साहब। आज आचार्य श्री जी को बहुत बहुत बधाई। ज्योतिष प्रकांड के विद्वान पंडित श्री नाथूलाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन, सादर प्रणाम। ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता पंडित श्री सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे भ्राता श्री जी हैं, सादर अभिनंदन प्रणाम करता हूं। और उसी कड़ी में ज्येष्ठ भ्राता श्री रमेश बोधराज द्विवेदी जी को एवं भीलवाड़ा के मुकुटमणि कहे जाने वाले, राजस्थान के मुकुटमणि कहे जाने वाले भ्राता जी को बहुत बहुत बधाई। एवं इस सेमिनार में संस्कृतीय प्रकांड विद्वान जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी विद्वानों को नमन, जय माता दी, प्रणाम करता हूँ। दूसरी स्थिति यह है कि आज हमारे विद्वानों ने अपने ज्योतिष की जो स्थिति है, ज्योतिष की जो वाक्पटुता है, संस्कृत के श्लोकों के द्वारा आचार्य योगेंद्र जी के सानिध्य में और श्री नाथूलाल जी के सानिध्य में आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई है और बहुत ही बहुत अभिनंदन है। और मैं ये कामना करता हूँ कि अगला जो सेमिनार भी होगा, ऐसे ही महान विभूतियों को, संस्कृत के विद्वानों को और आप आचार्य श्री जी को और हमारे ज्येष्ठ प्रकांड विद्वान नाथूलाल जी के सानिध्य में ही शीघ्र ऐसे एक और भी कार्यक्रम किया जाएगा। आज इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी दशम भाव की चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारे विद्वान अपने अपनी वाक्पटुता दे रहे थे। वास्तव में ज्योतिष संहिता है, कुछ विद्वान विज्ञान भी कह रहे हैं, कुछ विद्वान संहिता भी कह रहे हैं। वास्तव में वर्तमान की स्थिति आज शनि की दशम कर्म स्थान की बात है। इस स्थान को देखने के लिए, इस कार्य को देखने के लिए हमें ये सोचना पड़ रहा है कि वास्तव में शनि जो 10वें भाव का कर्म का स्थान है, कर्म का भाव है, व्यक्ति को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए? धन धान्य चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए? परिवार चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए? अपने राज्यकाल में, अपने क्षेत्र में मान सम्मान, नाम। और शनि, यही शनि जब मीन राशि का 10वें भाव में आता है तो आपको संन्यास योग एवं सन्यासी भी बना देता है। तो आज केवल मेरा यही मानना है कि जब देश काल स्थिति ग्रह के अनुकूल, जब चारों दिशाओं में अनुकूलता होती है तो सारे ग्रह आपको फल देना प्रारंभ करते हैं। सभी विद्वानों से केवल एक ही निवेदन है कि ज्योतिष को जन जन तक पहुंचाना है। और आचार्य श्री योगेंद्र जी का जो आज इन्होंने ये कल्प वृक्ष लगाया है, ये सदैव ऐसे आगे बढ़ता रहे। और इन्हीं वाणियों के साथ में आज बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आचार्य श्री जी को। बाबा धाम के बहुत सारे विद्वान, अनेकों विद्वत विद्वानों को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम और सभी को जय माता दी है। बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। आदरणीय डॉक्टर राजेश ओझा साहब, आपने अपनी बहुत अच्छी बात कही है। मैं आज एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा
अभी जिस हालात से आप हम सभी गुजर रहे हैं, सभी विद्वानों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस हालात से आप हम सभी गुजर रहे हैं, इसको कोरोना काल की संज्ञा दिए। कई लोग ज्योतिषियों के पास आते हैं, कई लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। साहब, आप लोगों ने कभी ये भविष्यवाणी नहीं की या कभी ज्योतिषी ने ये नहीं बताया कि इस प्रकार की महामारी आ सकती है। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया और उस प्रश्न का हम तत्काल में तो कोई उत्तर दे नहीं पाए, और जब तत्काल में हम किसी विषय वस्तु के शंका का समाधान नहीं कर सकते तो हम उस स्थिति में थे भी नहीं। और इस बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना काल समाप्त हो गया। हम जब हमारे पास जब कोई भी आया तो हमने केवल उन्हें यह कहकर संबोधित किया कि चूंकि ये बीमारी प्राकृतिक नहीं है, ये किसी मानव द्वारा पैदा की गई है, इस वजह से इस पर हम ज्योतिषी को टिप्पणी कर नहीं सकते। यह कहकर फिलहाल हमने उनको संतुष्ट किया। लेकिन लोगों की जिज्ञासा को आप कब तक शांत रखेंगे? कई तरह तरह के प्रश्न लोग करते हैं। साहब, आखिर इसका निदान होना चाहिए। आप कुंडलियाँ देखते हैं, आप कर्मकांड करते हैं, आप चपादी कर्म करते हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, साहब आपका महामृत्युंजय जब फेल हो रहा है, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी आई है तब लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि महामृत्युंजय का जब भी आपका फेल हो रहा है। बताइए, ऐसी स्थिति में एक कर्मकांड का, यज्ञ का जानकार या विषय वस्तु का जानकार व्यक्ति चाहे तो कहाँ पर जाए? ये इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा का एक प्रश्न है जो मेरे सामने आया, वो मैंने आपके पास रखा। तो मैं आदरणीय राकेश जी, मैं आपसे चाहूँगा इसका कोई तत्कालिक समाधान मिले, लोगों को मार्गदर्शन मिले, लोग भ्रमित नहीं हो और एक साथ एकजुटता के साथ अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख सकें। हमारी इस विषय वस्तु का समाधान करें राकेश जी। देखिए, हमारे ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने पहले ही हमारे पंचांग के अंदर पहले ही सुनिश्चित किया हुआ था कि 2020, 2021 हमारे यहाँ महामारी, प्राकृतिक आपदा, जैविक आपदा, सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ गणना हमारे ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने पहले ही पंचांगों में लिख दिया है, परंतु आज के कुछ ऐसे ज्योतिषी या कुछ ऐसे बाबा उत्पन्न हो गए हैं जो ज्योतिषियों के लेख को पढ़ते नहीं हैं, पंचांग को पढ़ते नहीं हैं, पंचांग की तरफ जाते नहीं हैं, केवल फेसबुक, व्हाट्सएप या गूगल बाबा से ये सर्च करना जान लिए हैं या पेस्ट करना जान लिए हैं कि क्या हमारे विद्वानों ने पंचांग में पहले ही सुनिश्चित किया था। हमारी गणना पहले आप बता चुके हैं कि ये बताता है कि इस समय ग्रहण लगेगा, इस समय प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत पहले लिखा जा चुका है। अब उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपसे अगर कोई प्रश्न करता है तो आप डंके की चोट पे कहें कि ज्योतिषियों ने पहले सुनिश्चित किया है, बहुत सारी बातें बताई हैं। ज्योतिष एक व्यक्ति को मार्गदर्शक, एक व्यक्ति को संभावनात्मक दृष्टि देता है। वहाँ पर बताया गया है, बहुत सारे पंचांगों में दिया हुआ है कि देश काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। महामृत्युंजय की रही बात, जैसा व्यक्ति का विचार होता है, जैसे उसकी आस्था होती है, जैसे उसके अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, वैसे ही भगवान फल उसको अवश्य देते हैं। ये अभी ज्योतिष के ऊपर एक वाक पढ़ता आ गई थी कि बाबा जी ने कहा कि किसी ज्योतिषी ने ये नहीं भविष्यवाणी किया कि कोरोना कब आएगा। उनको ही पढ़ना चाहिए, ज्योतिष में पढ़ना चाहिए था कि हमारे विद्वानों ने पहले ही 2019, 2020, 2021 में भी बार बार बताया है कि देश काल में स्थिति, प्राकृतिक आपदा, भयावह महामारी, अनेकों प्रकार की बातें लिखा हुआ है। अब बाबा जी ने नहीं पढ़ा या उन विद्वानों ने नहीं पढ़ा तो उसमें आचार्य की कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे विद्वानों की कोई गलती नहीं है। विद्वान तो बार बार बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारे आचार्यों की गलती नहीं है। आचार्यों ने सदैव बताया है। और रही बात कोरोना, कोरोना एक जैविक बीमारी है और ये जैविक स्थिति है। और अभी प्राकृतिक आपदा, बाबा जी के ऊपर भी रामकिशन दास जी का बाई नेम बता रहा हूँ कि ग्रह किसी को नहीं छोड़ते हैं। ग्रह जब खराब होते हैं, जब ग्रह स्थिति विपरीत होती है तो बड़े बड़े वृक्ष भी सूख जाते हैं। और ऐसे जो ज्योतिष पर बार बार उंगली उठाने वाले महापुरुष हैं, इनका भी शनि समापन कर देगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा सचेष्ट आपने मार्गदर्शन किया है।
अब हमारी ये एक दिन की राष्ट्रीय परिचर्चा अंतिम चरण में है और हम चाहेंगे कि हमारे वर्ग से ही जुड़े हुए पंडित ओम साई राम जी है जो कि जनप्रतिनिधि बन चुके हैं और उनसे हम ज़्यादा कोई अपेक्षा तो रखेंगे नहीं, क्योंकि आयोजन भीलवाड़ा में ही हुआ है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी का आप आभार ज्ञापित करें। और सबसे आखिर में जिस घर आंगन गलियारे में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं वहाँ के बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी हम सभी का आभार ज्ञापित करेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं ओम साई राम से आग्रह करूंगा वे सभी का आभार धन्यवाद ज्ञापित करें। पंडित ओम साई राम जी। सभी रिश्तेदारों को मैं प्रणाम करूंगा और श्रीमान पंडित अशोक जी शर्मा जी भीलवाड़ा आवाज़ है हमारी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में इस श्रृंखला को हमारे ज्योतिष पर परिचर्चा करने के लिए आचार्य योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने आज ऐसा सबको जोड़ने का जो श्रृंखला शुरू की है। मैं इससे निवेदन करूँगा कि आप इसको जारी रखें और भी आगे ऐसी चर्चाएं वेबिनार चालू रखें ताकि सभी विद्वजन जुड़े और नई नई बातें सबको सीखने को मिले। मैं इस मौके पर इससे जुड़ने वाले सभी मित्रजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला, ऐसी रोचक जानकारियाँ सबको मिली और आगे भी ऐसा प्रयास आचार्य योगेंद्र जी और श्रीमान पंडित अशोक जी शर्मा और इससे जुड़े विनीत जी अग्रवाल सभी को प्रणाम करता हूँ। और हमारे प्रभु संहिता के जो पंडित नाथूलाल जी व्यास है उनको प्रणाम करूँगा। योगेंद्र जी आपका आभार, आपने सभी को जोड़ा, सभी इसमें जुड़े, आपका आभार और धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसी के साथ जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद ओम साई राम जी। हमारे बीच में कलकत्ता से संतोष लोहिया जी जुड़ी हुई है। संतोष जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ नमस्कार नमस्कार। कलकत्ता से आप जुड़ी हैं। ये वेबिनार या सेमिनार आपको कैसी लगी है? क्या आपके मन में कोई जिज्ञासा का कोई प्रश्न है? हालांकि कई विदुषियाँ हमसे जुड़ी हुई है जो कि ज्योतिष और कर्मकांड टेरो कार्ड के माध्यम से पूरे विश्व में ख्यात नाम है। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा का भाव आया हुआ होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ अब तक सभी पुरुषों ने ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो मेरी एक इच्छा है आप अपनी अनुभूति, आपको अब तक कैसा लगा, अपने विचार आप व्यक्त करें, या कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो ये सभी मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं, ये आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। संतोष लोहिया जी। सभी को नमस्कार जी। सभी विद्वान हैं और सभी ने बहुत अच्छा बोला भी है और सभी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, जो मिल भी रहा है। दसम भाव के ऊपर यहाँ विचार किया जा रहा है और दसम भाव कर्म स्थान सभी ने बताया है कौन से ग्रह क्या फल दे रहे हैं, कैसा क्या सब अपने अपने स्थिति में बता रहे हैं। तो काफ़ी कुछ अलग भी इसमें सुनने मिला है और कुछ नया अनुभव भी हुआ है। मैं ऐसे सेमिनार तो कम अटेंड करती हूँ, फिर भी ये मैंने किया है और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपका बहुत बहुत आभार। प्रभु आपका कल्याण करे, माता की कृपा आप पर बनी रहे। आइए, जिस घर आंगन गलियारे में हम बैठे हैं ये भीलवाड़ा का एक ऐसा स्थान है जिसे बाबा धाम का नाम जाना जाता है। यहाँ पर सेवा पूजा अर्चना में किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं है, कोई रुपया पैसा कौड़ी यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता है, केवल मात्र लोगों की श्रद्धा है। जो व्यक्ति इस माता के दरबार में, माता के इस द्वार पर आ जाकर मन और भाव को आधार बनाकर अपनी मन की कामना को रखता है, भगवती की उस पर कृपा हो जाती है और उसके सारे सपने साकार हो जाते हैं। ऐसे बाबा धाम हमारे इस परिवार के अध्यक्ष, जो कि नाम से, कर्म से, श्रद्धा से, भाव से अभिनंदनीय है और उनके नाम में विनीत छपा हुआ है। मैं विनीत अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, जो कि आप ही का क्षेत्र है, आप ही के सानिध्य में या योगेश शास्त्री जी इसी माता के दरबार में बैठकर अपनी अमोघ साधना करते हैं और इन्होंने सिद्ध कुंजी का स्तोत्र सिद्ध किया हुआ है। कवच, अर्गला, कीलक, दुर्गा पाठ इत्यादि खूब पूरे भाव से, श्रद्धा से, सेवा पूजा से लेकर प्रातः उठने से लेकर सोने तक ये करते रहते हैं। मैं चाहूँगा इस जो गोष्ठी से जितने भी विद्वान लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी का आप आभार व्यक्त करें। उसके बाद में जितने भी विद्वान, पंडित धर्मेश व्यास जी, कमलेश शास्त्री जी, रोहित शास्त्री जी, राजेश राजपुरोहित जी और खास
इस माँ अंबिका ललित ज्योतिष कार्यालय के योगेश आज हम सभी शांति पाठ करके इस आज की इस वैचारिक गोष्ठी को संपूर्ण करेंगे। इसके पहले मैं विनीत भैया से आग्रह कर रहा हूँ, मैं सभी का आभार ज्ञापित करें। विनीत अग्रवाल भैया। गुरुदेव प्रणाम। योगेंद्र जी और जितने भी हमारे संत महात्मा ज्योतिष जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही गर्व की बात है कि आज ये कार्यक्रम श्री बाबा धाम पर योगेंद्र जी और अशोक जी वास के द्वारा सफलतापूर्वक हो रहा है। आप सभी का विचार सुनने को मिला, हमारी ये धरती भी और हमारे कान भी बहुत पवित्र हो गए। आशा है ऐसा कार्यक्रम समय समय पर होता रहेगा और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का साधुवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद विनीत भैया। मैं आखिर में योगेश शास्त्री जी ने एक एक फूल को चुनकर माला बनाई है और इनके जो प्रयास रहे इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कंप्यूटर गूगल मीट से हम सभी को जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करें। श्री योगेंद्र शर्मा जी। मैं आचार्य योगेंद्र शर्मा, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब श्री सुबेद जी शर्मन साहब और भोजराज जी द्विवेदी के लड़के जिन्होंने भोजराज जी द्विवेदी से अधिक नाम अपना कमाया, रमेश जी भाई साहब, उनको, डॉक्टर राजेश जी ओझा जी को और हमारे अशोक जी गुरुजी जो है उनके मार्गदर्शन में, हालांकि मैं तो एक बालक हूँ और उनके मार्गदर्शन में जो मैंने प्रयास करने किया है उसके लिए चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई त्रुटि करी हो कार्यक्रम में, किसी का नाम रह गया हो, जैसे हमारे प्रभु संहिता के कुछ विद्वान जुड़े हैं, कोई बाहर से भी विद्वान जुड़े हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा आयोजन है और कुछ अधिक लोग जुड़े हैं, बीच में एकदम अचानक से सभी लोग जुड़े हैं, तो किसी का सम्मान रह गया हो, किसी को प्रणाम रह गया हो, तो मैं सभी को एक साथ प्रणाम करता हूँ और सभी को इस महामारी से मुक्ति के लिए और हमारे जो ज्योतिषी दिवंगत आत्माएं हैं, हमारे उदयपुर के निरंजन जी भट्ट साहब, जो उदयपुर से हैं, निरंजन जी भट्ट साहब, जो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान थे और उनकी एक वाणी से, मुख से जो भी निकला है उनका ज्योतिष के बारे में सटीक उनका निकला है। उनके इस कोरोना काल में मृत्यु से हमें सबको दुख है और क्षति भी हुई है कि हम एक ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान को खो चुके हैं। ऐसे अनेक विद्वान जिनको हम खो चुके हैं उनके लिए श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं और सभी ज्योतिषियों और ब्राह्मणों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए आप उनकी आत्माओं के लिए कोई शांति के लिए आप प्रार्थना करें सभी मिलकर के, और हम शांति पाठ करेंगे उनके लिए, तो आप सभी भी उसका श्रवण करते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान कराएं। और कपिल जी, हमारे कपिल जी भारद्वाज, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था संभाली है, कपिल जी भारद्वाज ने, और व्यवस्था संभालते हुए व्यवस्थाओं को जायजा लेते हुए, क्योंकि कोरोना काल में आना जाना बहुत मतलब समस्या है, और हमारे राजेश जी पुरोहित साहब, आचार्य धर्मेश जी व्यास और रोहित जी, कमलेश जी पांडे जी, जिन्होंने मतलब फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सभी को जागृत किया है कि ये गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ब्राह्मणों के द्वारा शांति पाठ होगा, आप सभी मिलकर प्रार्थना करें कि उन ज्योतिषियों की आत्माओं को शांति मिले जो इस कोरोना काल में चले गए हैं। केवल ज्योतिषियों के लिए ही नहीं है, संपूर्ण भारत में जिन्हें क्षति हुई है, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, किन्हीं के माता पिता बिछड़ गए हैं, किन्हीं के बच्चे बिछड़ गए हैं, किन्हीं की पत्नियां चली गई, किन्हीं के पति चले गए हैं। आप सभी जान रहे हैं, टीवी दूरदर्शन के माध्यम से आप निरंतर देख रहे हैं, केवल ज्योतिषियों के लिए नहीं है, अपितु भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में जो लोग परम धाम को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि मिले शांति पाठ के माध्यम से। आप भी अपनी आंखों को बंद करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि उनकी सदगति हो और ठाकुर जी के चरणों में उनका निवास हो। हरे ओम स्वस्ति पाया
शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु जगदम्बे माता की जय विश्वनाथ दरबार की जय जय जय। आप सभी को पुनः प्रणाम। आप लोगों ने जो प्यार से सम्मान दुलार दिया, मैं पंडित अशोक व्यास आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को प्रेम से जय श्री कृष्ण, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।